Okay, so we will start. I'll present the screen. Please let me know if you can see the screen or not. Okay, can you see the screen, students? Everybody, please let me know. Can you see the screen? Okay. Okay, so we'll start. So today, our second lecture is here. So we are going to start our second lecture on economy. Okay. So before starting the lecture, let us take a quick review of what we have studied in the previous lecture. Okay. Okay. Before starting the lecture, few instructions for you. He will turn on his mic or video cam, or nobody will present the screen. Okay. And also nobody will give answers on uh, टर्न बाय माइक चालू करके कोई आंसर नहीं देगा. ओके, ठीक है, विदाउट माय परमिशन. सो एक और बार मुझे प्लीज बताइए कि मेरी आवाज आपको ठीक से आ रही है. चैट बॉक्स में लिखे. ओके, थैंक यू. सो इकोनॉमी लेक्चर नंबर 2. ओके, तो हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था? व्हाट वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर. सो वी हैव स्टडीड और वी हैव स्टार्टेड the first pillar, very first pillar of our syllabus, that is money, banking, finance, and insurance, right? And in that, we started our very first topic, that is money. Okay, so ये आपको पता ही है कि ये 6 पिलर्स है इकोनॉमी में: मनी, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, बजट, फाइनेंस कमीशन एंड जीएसटी, इंटरनेशनल ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. ओके, तो उसमें से जो मनी पॉइंट है पहले पिलर का, वो हमने स्टार्ट किया था. ठीक है, तो उसमें हमने क्या देखा प्रीवियस लेक्चर में? लेट अस टेक अ क्विक रिव्यू ऑफ व्हाट वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर. ओके, so in previous lecture we started very first point, that is money. Okay, और उसमें हमने क्या देखा कि ओरिजिन ऑफ मनी, राइट, कि मनी ओरिजिन कैसे हुआ. ठीक है, आज जो हम मनी, जिसको हम मनी बोलते हैं, वो आज हम यूज करते हैं, लेकिन उसका ओरिजिन कैसे हुआ. और जब ऐसा मनी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, व्हेन मनी वाज नॉट एग्जिस्टेड, सो ट्रांजैक्शन कैसे होते थे. ठीक है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा, राइट, कि बार्टर सिस्टम कैसे यूज होता था, राइट, एंड what were the disadvantages of barter system, and to overcome those disadvantages what kind of money was evolved, right. तो वो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा. ठीक है, उसके बाद फंक्शंस ऑफ मनी, राइट, कि मनी के फंक्शंस क्या होते हैं, राइट. तो उसमें हमने देखा कि मनी इज अ मेजर ऑफ वैल्यू एंड इट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, राइट. आई होप यू रिमेंबर दिस फ्रॉम आवर प्रीवियस लेक्चर, दैट मनी इज अ मेजर ऑफ वैल्यू. तो वैल्यू को मेजर करते हैं, और मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी है, राइट. मतलब जो हम ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें हम मनी को एज ए मीडियम यूज करते हैं, राइट. हमने मनी के प्राइमरी फंक्शंस देखे, सेकेंडरी देखे और कंटिंजेंट फंक्शंस देखे, राइट. और उसके बाद हमने देखा इवोल्यूशन ऑफ मनी, राइट, कि मनी इवॉल्व कैसे हुआ. फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर वर नो मनी एग्जिस्टेड, राइट. पीपल वर ट्रांजैक्टिंग
people transact do ट्रांजैक्शन विद द हेल्प ऑफ बार्टर सिस्टम, राइट। बार्टर सिस्टम के मदद से लोग पहले ट्रांजैक्ट करते थे, चीजों के बदले चीजों को देना, राइट, उसको एक्सचेंज करना। लेकिन उसके बाद लोगों को एक ऐसी चीज की जरूरत पड़ी कि जो कॉमनली अवेलेबल हो और उसका कॉमनली यूज किया जाए एज ए मनी के रूप में, एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में, राइट। तो इसीलिए मनी इवॉल्व हुआ। लेकिन आज जो हम मनी यूज करते हैं, जो वेरियस टाइप्स के मॉडर्न मनीज हम यूज करते हैं, जैसे कॉइन्स हो गए, जैसे हमारे नोट्स हो गए, और जो बैंक मनी है जैसे हमारे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, या फिर जो हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, या ये सब एक ही दिन में इवॉल्व हुआ क्या? नहीं। जैसे ह्यूमन इवोल्यूशन जैसे हुआ, पहले मंकीज के रूप में थे, राइट। उसके बाद में हमारा इवोल्यूशन हुआ एज ए ह्यूमन, राइट। वैसे ही मनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ वो हमने स्टार्ट किया था। उसमें हमने पहले देखा कि कमोडिटी मनी क्या है, राइट। कमोडिटी मनी में क्या आता है, जैसे बियर पेल्ट्स, या फिर कोकोआ बीन्स, या फिर जानवरों के दांत, राइट, उसका इस्तेमाल किया जाता था एज ए मनी के रूप में, ओके। तो उसका इस्तेमाल किया जाता था एज ए मनी के रूप में। तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा, राइट। और उसके बाद मेटेलिक मनी आया, राइट, क्योंकि कमोडिटी मनी के कुछ अपने डिसएडवांटेजेस थे, एंड टू ओवरकम दोज डिसएडवांटेजेस न्यू टाइप ऑफ मनी वाज इवॉल्व्ड, एंड दैट इज मेटेलिक मनी, राइट। मेटेलिक मनी में क्या था कि जो मेटल के उस पर राजा महाराजा अपना स्टैंप लगाकर उसको एज ए मनी के रूप में यूज करते थे, राइट। उसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस थे, जैसे हमने पिछले लेक्चर में सीखा कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, मतलब मनी की जो खुद की वैल्यू रहती है वो भी कुछ होती है, राइट। एंड व्हेन अ मनी हैज एन इंट्रिंसिक वैल्यू मोर देन इट्स अ फेस वैल्यू, तो उसको क्या बोलते हैं? फुल बॉडीड कॉइन्स, राइट। ये भी हमने देखा। और फुल बॉडीड कॉइन और टोकन कॉइन्स क्या होते हैं ये भी हमने देखा। हमने स्टार्ट किया था पेपर रिप्रेजेंटेटिव मनी, राइट। तो उसमें हमने क्या देखा था कि लीगल टेंडर और फिएट मनी क्या है, ठीक है। तो ये हम क्यों रिवाइज कर रहे हैं? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड विदाउट अंडरस्टैंडिंग दीज टॉपिक्स यू कैनॉट अंडरस्टैंड टुडेज लेक्चर, ओके। ये सब इंटरकनेक्टेड है, इसीलिए हम थोड़ा सा इसको टाइम दे रहे हैं देखने के लिए, ओके। तो जो पेपर मनी है उसमें क्या आता है? जो नोट्स है, ठीक है, जो हम आज के नोट्स यूज करते हैं उसको बोलते हैं पेपर मनी। तो फिएट मनी का क्या कॉन्सेप्ट है? उसको हिंदी में बोलते हैं वैधानिक मुद्रा। ओके, स्क्रीन सबको दिख रही है? प्लीज लेट मी नो, एवरीबडी प्लीज लेट मी नो। ओके, थैंक यू। ओके, सो यहां पे जो फिएट मनी है उसका क्या मतलब है कि द मनी विच इज ऑथोराइज्ड बाय एन अथॉरिटी और किंग, क्वीन और एनी गवर्नमेंट, राइट। तो उसे बोलते हैं फिएट मनी। जो मनी इशू की गई हो एक पर्टिकुलर अथॉरिटी ने, उसे बोलते हैं फिएट मनी, ओके। तो मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि अगर मैं अपने खुद के नोट निकालूं और उनको एज ए मनी के रूप में यूज करने के लिए कहूं तो लोग यूज नहीं करेंगे, क्योंकि उसके पीछे कोई अथॉरिटी नहीं है, राइट। तो क्या होता है कि उसके पीछे एक अथॉरिटी होती है और लोगों को उस पर ट्रस्ट होता है, इसीलिए उसको फिएट मनी बोलते हैं। और लीगल टेंडर का क्या मतलब होता है? लीगल टेंडर का मतलब वो मनी, वो फिएट मनी जिस जो लीगली बाइंडिंग हो ऑल ओवर द कंट्री और उसको कोई डिनाई ना कर सके ट्रांजैक्शन के लिए, ठीक है, उसे बोलते हैं लीगल टेंडर। उसके बाद हमने एक क्वेश्चन भी देखा था लीगल टेंडर और फिएट मनी का, राइट। एक क्वेश्चन भी हमने अटेम्प्ट किया था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से, यूपीएससी के, ठीक है। ओके,
आई होप यू रिमेंबर दिस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू महात्मा गांधी सीरीज नोट्स इन इंडिया। ठीक है, तो हमने नोट के बारे में जाना कि फियाट मनी क्या होता है और लीगल टेंडर क्या होता है, राइट। तो यहाँ पे जो दिया गया है ₹10, ₹20, ₹50, ये क्या है, ये सब हमारे जो नोट्स है उनके पीछे जो कोई इमेज बनी हुई है या फिर कोई चित्र बना हुआ है, ठीक है, तो उसका यहाँ पे फैक्चुअल डेटा दिया गया है। ये क्यों पढ़ना है हमको? तो बेसिकली इट इज वेरी फैक्चुअल डेटा है। ये हमारे यूपीएससी के ना प्री में पूछा जाएगा ना मेंस में, लेकिन दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर इंटरव्यू, ठीक है। और जो स्टेट पीसीएस, आपको गुजरात का जीपीएससी, महाराष्ट्र का एमपीएससी वगैरह वगैरह, जो स्टेट पीएससी के एग्जाम होते हैं, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 10 रुपए का नोट है तो उसके पीछे क्या बना हुआ है वगैरह वगैरह। तो ये हम एक ब्रीफ लिस्ट को देख लेते हैं, ठीक है। सो जो 10 रुपए का नोट है उसके पीछे क्या है, उस पर कौन सा इमेज बना हुआ है? तो कोणार्क ओडिशा, राइट। जो कोणार्क में जो सन टेम्पल है वो 10 रुपए के नोट पे है, ठीक है। और वो 13 से नरसिम्हदेव वन ये राजा ने बनाया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखने की जरूरत है। दिस इज ऑल फैक्चुअल डेटा, ओके। यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्चुअल नहीं है, लेकिन ये फैक्ट्स है जो आपको पता होने चाहिए, ओके। नाउ सेकेंड वन इज ₹20 का नोट, ओके। सो 20 का नोट क्या है, उस पे क्या है? एलोरा केव्स, ओके। जो हमारे एलोरा केव्स है महाराष्ट्र में, ठीक है, वो यहाँ पे। बाद में 50 रुपीज का नोट, 50 रुपीज के नोट के पीछे क्या है? हम्पी चैरियट फ्रॉम विठला टेम्पल कर्नाटका, ठीक है। जो कर्नाटका में हम्पी का जो टेम्पल है, तो उसकी इमेज बनी हुई है 50 रुपए के नोट पे, ओके। और ये सारे जो नोट है ये नए नोट है, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर दिस, दीज आर ऑल न्यू नोट्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, ओके। देन 100 रुपीज का नोट, 100 रुपीज का नोट क्या है? तो उसमें बनी है, उसके पीछे जो इमेज है वो है रानी की वाव ऑन सरस्वती रिवर, ठीक है। और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ठीक है। देन 200 रुपीज का नोट है, उस पे क्या है? सांची स्तूप है जो मध्य प्रदेश में है, ओके। 500 के नोट में क्या है? वहां है रेड फोर्ट, ओके, जहां से हमारे प्रधानमंत्री एवरी ईयर जो 15 अगस्त का जो सेरेमनी होता है वहां से वो देश को संबोधित करते हैं, ठीक है। ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए फैक्ट्स है, तो ये हम। और 26 जनवरी को जो परेड होती है वहां पे भी गेस्ट आते हैं, ठीक है। ये भी एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो आपको स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन में पूछ जा सकती है, ठीक है, कि 2018 में हमारे चीफ गेस्ट कौन थे 26 जनवरी के परेड में, ठीक है। 18 में कौन थे, 19 में कौन थे और 20 में कौन थे, ठीक है। बाद में 1000 का नोट, तो 1000 का नोट अभी तो इशू नहीं हुआ है, ठीक है, वो मार्केट में नहीं आया है। 2000 का नोट, 2000 के नोट पे क्या बना हुआ है? मंगलयान, ओके। मार्स ऑर्बिटर मिशन हमारा जो था 2013 का, इसरो का, तो उसकी इमेज बनी हुई है, ओके, ठीक है। तो उसके बाद कुछ और यहाँ पे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है कि हमारा जो रुपी का जो सिंबल है, ये नया वाला जो सिंबल है हमारा रुपी का, ठीक है, तो वो कैसे अस्तित्व में आया कि हमारे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने एक कंपटीशन के जरिए ऐसे सिंबल्स के लिए लोगों को इनवाइट किया था, ठीक है। और डॉक्टर जो थे एसोसिएट प्रोफेसर इन आईआईटी गुवाहाटी, उनका जो उन्होंने बनाया जो सिंबल है उसको एक्सेप्ट किया गया एज अ सिंबल, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि डॉलर या फिर जापानीज येन या फिर यूरोपियन यूनियन का जो यूरो है उसका एक पर्टिकुलर सिंबल है, वैसे ही हमारा रुपी का एक सिंबल है, ठीक है। देन हमारा नेशनल सिंबल कौन सा है? लायन एम्बलम, राइट। जो सारनाथ का जो पिलर है उत्तर प्रदेश में जिसपे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, वो हमारा नेशनल एम्बलम है, नेशनल सिंबल है, राइट, ठीक है। नोट के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन जानते हैं, तो नोट पे जो लैंग्वेजेस लिखी है, ठीक है, तो वो कितनी लैंग्वेजेस है? हमारे जो करेंसी नोट पे 17 लैंग्वेजेस है,
सारे ऐसे फैक्चुअल डेटा आपको इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो वैसे तो हमारे 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस है, लेकिन करेंसी नोट पे खाली 17 ही लैंग्वेज वहां पे इम्प्रिंट की गई है, ठीक है। और हमारी नोट की एक और खासियत है कि विजुअली इम्पायर्ड, जो विजुअली डिसेबल्ड जो लोग हैं, ठीक है, वो भी नोट को के जरिए, ठीक है, टच के जरिए नोट को पहचान सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जो उनमें क्या था, जो 50 रुपीज का नोट था उसमें एक स्क्वायर बना हुआ था, ठीक है। तो जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग है वो क्या करते हैं, उसको टच करके उसको पहचान लेते हैं कि नोट 50 का है, 100 का है या 500 का है, ठीक है। सो दिस इज वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आवर नोट। ओके, नाउ नोट पे जो हमारा नोट होता है उस पे आपने ऑब्जर्व किया होगा कि यहाँ पे लिखा होता है कि मैं धारक को, जैसे 2000 लीजिए तो उस पे क्या लिखा होता है कि मैं धारक को 2000 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऐसे लिखा होता है, और उसके नीचे गवर्नर के साइन भी होते हैं, ठीक है। तो ये आज हम इस लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। ये ऐसे ही नहीं लिखा होता है, इसका बहुत ही डीप मीनिंग है, ठीक है। और इसके पीछे कुछ लीगल बाइंडिंग्स भी है, वो हम देखेंगे, ठीक है। लीगैलिटी इसके पीछे क्या है वो भी हम देखेंगे। तो ये जो नोट पे लिखा होता है, हमारे नोट के ऊपर क्या लिखा हुआ है कि आई प्रॉमिस टू पे बियरर द सम ऑफ 2000 रुपीज, ठीक है। अगर 2000 का नोट है तो उस पे 2000 है, पे नीचे गवर्नर का साइन है। कौन से गवर्नर का? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का साइन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का क्यों साइन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का क्यों साइन नहीं है, या फिर बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का क्यों साइन नहीं है? क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज आवर सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। ओके, सेंट्रल बैंक का क्या मतलब होता है कि जो सारे बैंकों को मैनेज करती है, उसके साथ ही करेंसी इशू करती है, उस बैंक को बोलते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, ठीक है। उस केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज आवर सेंट्रल बैंक। ओके, जैसे पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, यूएस में यूएस फेडरल रिजर्व है जो उनकी सेंट्रल बैंक है, ठीक है। ऐसे हर कंट्री की होती है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हम आगे जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हमको ये जानने की जरूरत है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर होते हैं उनके साइन हमारे नोट पे होते हैं, ठीक है। और उन्होंने हमको एक प्रॉमिस किया है, ठीक, पे बियरर, मतलब वो कुछ प्रॉमिस कर रहे हैं। तो क्या प्रॉमिस कर रहे हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये प्रॉमिस का क्या मतलब होता है, उससे पहले लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव मनी। ओके, सो जब पहले पेपर मनी एग्जिस्टेंस में आया, ठीक है, तो जब हम गवर्नमेंट ने एक पेपर लेके उस पे कुछ राजा या क्वीन का इमेज छाप के उस पे ऊपर पर्टिकुलर 20 रुपीज या 40 रुपीज लिख के उसको इश्यू करना चालू कर दिया। लेकिन पहले क्या होता था कि लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे, क्योंकि इट वाज जस्ट अ पीस ऑफ अ पेपर। तो उसको एक पर्टिकुलर वैल्यू देने के लिए जब पहले पेपर मनी अस्तित्व में आया, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जैसे यहां पे देख सकते हैं, ये 20 पाउंड का ये ब्रिटिश करेंसी है, ठीक है। यहाँ पे ब्रिटिश क्वीन की इमेज है, और यहाँ पे छोटे से बॉक्स में ये जो ब्लू कलर का बॉक्स है उसमें भी क्या लिखा है कि आई प्रॉमिस टू पे बियरर ऑन डिमांड द सम ऑफ 20 पाउंड्स। ओके, तो इसका क्या मतलब होता था कि जब पेपर मनी एग्जिस्टेंस में आया तो उसको एक पर्टिकुलर वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए जो वहां की जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया कि अगर 1 पाउंड का नोट अगर हम इशू करते हैं तो पीछे बैक एंड में हम 73 ग्राम गोल्ड हमारे पास रखेंगे, ठीक है। अगर 1 पाउंड का नोट हम इशू करते हैं तो 73 ग्राम का हम गोल्ड हमारे पास हमारे सेंट्रल बैंक में हम
रखेंगे। ठीक है, मतलब हमें अगर 10,000 पाउंड के नोट इशू करने हैं तो 10,000 इंटू 73 ग्राम, जितना भी वेट का जो सोना होगा उसको हमें अपने पास रखना होगा। ठीक है, और हम ऐसा प्रॉमिस करेंगे कि 1 रुपए का जो नोट है वो लोग यूज करें। अगर कोई ये 1 रुपए का नोट लेके हमारे पास वापस आता है तो हम उसको 73 ग्राम ऑफ गोल्ड उसको वापस करेंगे। ठीक है, मतलब 1 पाउंड के करेंसी की जो वैल्यू है, वी विल गिव हिम बैक दैट पर्टिकुलर वैल्यू इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि हर एक नोट को, हर एक करेंसी को उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू आ गई। वैसे ही यूएस में क्या किया गया, यूएस में क्या किया गया था कि जो $1 का नोट है उसके पीछे बैक एंड में 14 ग्राम गोल्ड रखा गया था उनकी सेंट्रल बैंक में। उन्होंने ऐसा एक नियम बनाया था। ठीक है, मतलब वो जो भी नोट अभी इशू करेंगे $1,000 या कुछ $10,000, तो उसको 14 ग्राम से मल्टीप्लाई करके जितना भी ग्राम का गोल्ड होगा तो उनको वो अपने पास रखना होगा। ठीक है, मतलब जितना उनके पास गोल्ड है उतने ही वो नोट छाप सकते थे या फिर इशू कर सकते थे। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं कर सकते थे। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि उस मनी को एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाए इसीलिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूं। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, अगर मैं खुद कुछ पैसे छाप दूं मेरे ही, ठीक है, मतलब गांधी जी का फोटो हटा के मैं अपना फोटो लगा दूं और उसको एज ए करेंसी नोट यूज करने के लिए लोगों को दे दूं, तो कोई यूज करेगा क्या? नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं एक नई चीज ऐड कर दूं, मैं लोगों को यह कहूं कि अगर आपके पास 10 रुपए का नोट है जो मैंने आपको दिया हुआ है, जो मेरा खुद का नोट है, आप उसको यूज करते हो और बाद में आप उसको मुझे वापस करते हो, तो मैं 10 रुपए के बदले आपको 1 ग्राम गोल्ड आपको दे दूंगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैंने मनी इशू करना चालू कर, पहले क्या कर, मैं लोगों को ऐसे ही कह देता कि लोग आप ये, ठीक है, बिकॉज दैट मनी हैज नो वैल्यू एंड नो अथॉरिटी। बट लोगों को जब मैं ये कहूंगा कि इस नोट को अगर आप यूज करते हो और बाद में आप जब मेरे वापस कर देते हो मुझे, तो मैं आपको 1 ग्राम गोल्ड दे दूंगा 10 रुपए के बदले। ठीक है, तो लोग क्या करेंगे? अब उस नोट को फाड़ेंगे नहीं, क्योंकि अब उस नोट को 10 ग्राम की वैल्यू मिल चुकी है। राइट, तो यही जो चीज है वो इस्तेमाल की गई ये नोट्स को वैल्यू देने के लिए। ठीक है, तो हर कंट्री उनके हिसाब से जितना गोल्ड उनके पास है या फिर जितनी मनी उनको इशू करनी है उसके हिसाब से बैक एंड में गोल्ड रखती थी। जैसे यहाँ पे 73 ग्राम का गोल्ड 1 पाउंड के लिए रखा है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और 14 ग्राम का जो गोल्ड है $1 के लिए रखा है यूएस गवर्नमेंट ने। तो इस हिसाब से एक जो पाउंड है उसकी कीमत इन टर्म्स ऑफ डॉलर में कितनी हुई? इजी, 73/14, राइट, 5 USD। ठीक है, मतलब 1 पाउंड की कीमत $5 यहाँ पे होती है, क्योंकि 1 पाउंड की कीमत 73 ग्राम गोल्ड है, जबकि $1 की कीमत सिर्फ 14 ग्राम गोल्ड है। तो इन टर्म्स ऑफ मनी एक्सचेंज यहाँ पे 1 पाउंड की कीमत होती है $5। ठीक है, आज हम देखते हैं कि हमारे रुपीज की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डॉलर कितनी है? अराउंड 80 रुपीज, राइट। $1 इंडिया में 80 रुपीज का आता है। ठीक है, तो उस टाइम पे जो मनी एक्सचेंज है, मनी की जो वैल्यू है, करेंसी की वैल्यू ऐसे डिटरमाइन होती थी। लेकिन मॉडर्न एरा में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आज मनी, आज का जो हमारा मनी है उसके बैकएंड में कोई सोना या फिर कोई गोल्ड या फिर कोई सिल्वर यहाँ पे नहीं रखा गया है। ठीक है, तो ये जो हमने देखा इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव मनी। ठीक है, कि बैकएंड में कोई आप गोल्ड रखते हो और उसको वैल्यू देते हो। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को या फिर यूरोपियन जो कंट्रीज थी, यूएस गवर्नमेंट को ज्यादा नोट छापने की जरूरत पड़ी। ठीक है, और उनके पास उतना गोल्ड अवेलेबल नहीं था। तो इन्होंने ये जो सिस्टम है, जितने गोल्ड है सिर्फ उतने ही नोट आप प्रिंट कर सकते हैं, ये सिस्टम को क्या किया उन्होंने?
डिसमिस कर दिया, ठीक है। और आज का जो नोट होता है, ठीक है, तो उसके बैकएंड में जरूरी नहीं कि कुछ गोल्ड या फिर कुछ रखा जाए। तो आज के नोट को वैल्यू कैसे मिलती है? डिमांड और सप्लाई के रूप में, ठीक है। नोट गेट इट्स वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। उस करेंसी की डिमांड कितनी है और उस करेंसी का सप्लाई कितना है, उसके हिसाब से आज के जो सारे जो करेंसीज है, यूएस डॉलर हो गया, यूरोपियन यूनियन का यूरो हो गया, इंडिया का रुपी हो गया, इन सबको वैल्यू मिली है डिमांड एंड सप्लाई से। वो कैसे हुआ है वो हम जो बैंकिंग का या फिर फॉरेन एक्सचेंज का जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट पिलर में, वो हम डिटेल में सीखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हमको क्या जानना है कि जो इंडिया में हमारे नोट में जो हमारे गवर्नर ने यहाँ पे प्रॉमिस किया है उसका क्या मतलब है। तो उसका मतलब है, फॉर एग्जाम्पल अगर 2000 का रुपीज का नोट यहाँ पे हम लेते हैं, तो गवर्नर हमें प्रॉमिस करते हैं कि अगर ये हमारे शक्तिकांता दास आरबीआई के गवर्नर है, तो अगर मैं 2000 रुपए का नोट लेके आरबीआई में जाता हूं तो वो मुझे इक्वल वैल्यू के दूसरे नोट मुझे देंगे। तो ये वो प्रॉमिस कर रहे हैं, ठीक है। आई प्रॉमिस टू एक्सचेंज दिस नोट फॉर अनदर रुपीज 2000। दिस इज द मीनिंग ऑफ मॉडर्न प्रॉमिस that has been written on our note. Okay, I hope you understand this. ठीक है। सो ये जो 2000 का नोट है, अगर मैं ये लेके शक्तिकांता दास जी के पास जाऊं, आरबीआई के गवर्नर, और उनसे कहो कि आप अपना प्रॉमिस के हिसाब से मुझे 2000 की वैल्यू दे दीजिए ये नोट लिख के, तो वो मुझे कुछ 2000 की कीमत का गोल्ड नहीं देंगे, वो मुझे दूसरे नोट देंगे 500 के, 200 के, ठीक है। तो ये उसका मीनिंग है, ये उस प्रॉमिस का मीनिंग है, ठीक है। तो लेट अस डिफरेंशिएट बिटवीन कॉलोनियल इरा पेपर मनी एंड मॉडर्न मनी, ठीक है। तो कॉलोनियल इरा में क्या होता था, जो प्रॉमिस था उसका क्या मतलब था कि फुल बॉडीड सिल्वर और गोल्ड कॉइन्स वर्थ ऑफ 2000 इन वेट। ओके, अगर मैं 2000 रुपए लेके शक्तिकांता दास के पास जाता, लेट अस से 100 साल पहले, जब रिप्रेजेंटेटिव मनी का जो सिस्टम है वो एग्जिस्ट करता था, तो वहां पे क्या होता कि शक्तिकांता दास जी मुझे 2000 रुपए के इक्वल अमाउंट के गोल्ड, जितना भी वेट होगा उसका, वो मुझे गोल्ड में वापस कर देते, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो मॉडर्न इरा में कन्वर्जन टू अदर नोट्स एंड टोकन कॉइन्स इज इक्वल टू फेस वैल्यू, ठीक है। तो ये इसका मतलब है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस मीनिंग, ठीक है। ओके, सो जब डीमोनेटाइजेशन हुआ, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड डीमोनेटाइजेशन के बाद इस प्रॉमिस का क्या हुआ, ठीक है। सो व्हेन डीमोनेटाइजेशन हैज हैपेंड 8 नवंबर 2016 को क्या हुआ, फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, उन्होंने एक गैजेट नोटिफिकेशन इशू किया और उन्होंने स्पेसिफाइड बैंक नोट है जो हमारे महात्मा गांधी सीरीज के रुपीज 5000 एंड 1000 के जो नोट है, उनको क्या किया, उनको लीगल टेंडर का जो उनका दर्जा था वो वापस ले लिया, और उन्होंने क्या कहा कि आज से ये नोट बैन हो गए हैं, ठीक है। उसका मतलब क्या था कि आरबीआई नॉट रिक्वायर्ड टू ऑनर आई प्रॉमिस टू पे। ओके, मतलब बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या किया, 8 नवंबर के बाद शक्तिकांता दास जी को उनका जो प्रॉमिस है उस नोट पे लिखा गया, उस प्रॉमिस को लीगली बाइंडिंग, उस प्रॉमिस को मतलब वो प्रॉमिस वो उस दिन से तोड़ सकते हैं, ठीक है। मतलब 8 नवंबर के बाद में अगर 5000 और 1000 के रुपीस के नोट मैं उनके पास लेके जाता, ठीक है, लेकिन जो 31 दिसंबर का टाइम दिया गया था, सो बेसिकली 31 दिसंबर के बाद आरबीआई गवर्नर वाज नॉट रिक्वायर्ड टू ओबे हिज प्रॉमिस। ओके, तो ये उसका मीनिंग था। और उसके लिए स्पेसिफाइड बैंक नोट सिसेशन एंड लायबिलिटीज एक्ट 2017 को गवर्नमेंट ने हमारे पार्लियामेंट में पास किया और आरबीआई गवर्नर को नॉट रिक्वायर्ड टू ऑनर हिज प्रॉमिस का अधिकार दे दिया, ठीक है। ओके, इन टर्म्स ऑफ ओनली जो हमारे ओल्ड नोट्स है उसके बारे में, ठीक है। हमारे नए नोट्स जो आए हैं उसके ऊपर जो प्रॉमिस है वो अभी भी उनको
ऑनर करना पड़ेगा, लेकिन जो 1000 के और 500 रुपए के जो पुराने नोट्स थे उनको, उनके ऊपर जो प्रॉमिस लिखा हुआ है उसको ऑनर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली जो गवर्नमेंट ने डिमोनेटाइजेशन किया था तो उसका ये मतलब था। ठीक है, अगर आपने वो ब्रॉडकास्ट अगर हमारे प्रधानमंत्री जी का देखा होगा तो उसमें प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा था कि आज से ₹500 और ₹1000 के नोट्स लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। इफ यू रिमेंबर दिस लाइन, तो उसका क्या मतलब था कि 500 और 1000 रुपए के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। मतलब कोई भी आप किसी के पास भी जाकर उन नोट को अगर ऑफर करते हो तो वो उसको क्या कर सकता है, डिनाई कर सकता है। ठीक है, ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट पेपर मनी। ओके, तो यहां पे हमने इवोल्यूशन ऑफ मनी में क्या क्या देख लिया, पहले तो देख लिया कमोडिटी मनी देख लिया, फिर मेटालिक मनी देख लिया, और फिर पेपर और रिप्रेजेंटेटिव मनी, फिएट मनी और लीगल टेंडर देख लिया। अब लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बैंक मनी। ठीक है, तो बैंक मनी में कौन क्या क्या आता है? ओके, सो बैंक मनी, डिपॉजिट मनी, ठीक है, तो उसमें आता है पेपर ऑर्डर्स, उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर्स, ठीक है, उसके बाद में डिजिटल पेमेंट्स और कैशलेस इकोनॉमीज। ये टॉपिक हमको सीखने हैं। ठीक है, तो पेपर ऑर्डर में क्या आता है? चेक, डिमांड ड्राफ्ट एंड ओवरड्राफ्ट। ठीक है, तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। सो इसके आगे के जो भी कॉन्सेप्ट है, जैसे हमारा चेक, डिमांड ड्राफ्ट, नेफ्ट, आरटीजीएस, और आगे जाकर हम जो डिजिटल पेमेंट है, जो हम फोन पे, गूगल पे जो यूज करते हैं, वो भी हम सीखने वाले हैं। तो ये हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हमको यूज करते हैं, लेकिन उसके पीछे की जो टेक्निकल डिटेल्स है वो हम सीखने वाले हैं। ठीक है, और वो भी यूपीएससी को कंसिडर करके ही। ठीक है, यूपीएससी में हमको इस बारे में क्या पूछा जा सकता है, सिर्फ उसी को कंसिडर करके हम ये चीजें सीखने वाले हैं। हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन जितना हमको जरूरी है हम उतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स टेक फर्स्ट टॉपिक, दैट इज पेपर ऑर्डर। ठीक है, और ये आपको क्रोनोलॉजी आपको ठीक से अंडरस्टैंड करनी है। बैंक मनी में हम अभी पेपर ऑर्डर सीख रहे हैं। ठीक है, और पेपर ऑर्डर में क्या आता है? चेक, डिमांड ड्राफ्ट एंड ओवरड्राफ्ट। ओके, सो चेक, डिमांड ड्राफ्ट एंड ओवरड्राफ्ट क्या होते हैं उसको सीखने से पहले लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ बैंकिंग सिस्टम वर्क्स। ओके, सो ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ओके, ठीक है, तो बैंक बेसिकली होते क्या है, बैंक का काम क्या होता है? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ बैंक। ओके, सो बैंक क्या करते हैं? हमारे लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं। ओके, दे टेक डिपॉजिट एंड गिव लोन्स। ओके, बैंक क्या करते हैं? हमसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और लोगों को लोन्स देते हैं। ठीक है, तो ये करने की क्या जरूरत है बैंक को, और उसमें बैंक का क्या फायदा है? ठीक है, तो ये समझते हैं। तो जब बैंक हमसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बैंक में 100 रुपए डिपॉजिट करता हूं, तो बैंक मुझे लेटेस्ट से कि 4% इंटरेस्ट ऑफर करती है। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ? 4% इंटरेस्ट बैंक ने मुझे ऑफर किया कि लेट से कि हर महीने 100 रुपए जो मैंने डिपॉजिट किए हैं उसके ऊपर 4% इंटरेस्ट मुझे मिलेगा। ठीक है, उसके बाद बैंक क्या करती है? जो मुझे 100 रुपए मैंने बैंक को दिए हैं, बैंक उसको लोन में किसी को दे देती है। ठीक है, और जब बैंक वो 100 रुपए किसी को लोन में देती है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगाती है, चार्ज करती है, वो होता है लेट से 8%। ठीक है, मतलब वो डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट दिया गया है उससे ज्यादा ही इंटरेस्ट वो चार्ज करती है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने लिखा है कि 8%। ओके, तो नाउ मुझे 100 रुपए मैंने दिए। ठीक है, और नेक्स्ट मंथ में 4% इंटरेस्ट के हिसाब से मुझे बैंक से मिलने हैं 104 रुपीज। ठीक है, और बैंक ने किसी और व्यक्ति को 100 रुपीज दिए हैं
और उसके ऊपर 8 रुपीज का इंटरेस्ट लगाया है, तो बैंक को मिलने वाले हैं 108 रुपए, राइट, 108। ओके, ठीक है। तो 104 रुपए बैंक को मुझे वापस करने हैं, लेकिन बैंक को कितने मिले? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के साथ 108 रुपए, ठीक है। मतलब बैंक का कितना प्रॉफिट हुआ? 4 रुपीज। ये जो 4 रुपीज है, ये बैंक का क्या हुआ? ये बैंक का होता है प्रॉफिट। ओके, सो ये प्रॉफिट जो होता है 4 रुपीज, उसी में से बैंक क्या करती है, उनके जो कर्मचारी होते हैं उनकी सैलरीज पे करती है, जो उनका बैंक का जो भी बिल्डिंग है उसका मेंटेनेंस वगैरह, उसका रेंट वगैरह जो भी होता है, उससे बैंक चलाती है और उसी में से उनका प्रॉफिट भी रख लेती है। तो बेसिकली ये एक सिस्टम है बैंक का, जिससे बैंक वर्क करती है। आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ बैंक वर्क्स। ओके, तो जब बैंक मुझसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, तो बैंक के लिए वो बन जाता है लायबिलिटी, ठीक है। और बैंक जो पैसे लोन में देती है किसी और को, वो बैंक का होता है एसेट, ठीक है। तो एसेट और लायबिलिटी का क्या मतलब होता है? ये थोड़ी सी कॉमर्स की भाषा है, ठीक है। अगर समझ में भी नहीं आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बैंकिंग का जो हमारा नेक्स्ट पिलर है, उसमें आपको डिटेल में समझ में आएगा, ठीक है। तो लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि ये जो डिपॉजिट बैंक ने एक्सेप्ट किया है मुझसे, वो उनको वापस करने हैं, ठीक है। वो उनके नहीं है, और वो भी उनको इंटरेस्ट के साथ वापस करने हैं। सो दैट इज द डिपॉजिट्स दैट बैंक which bank accepts, that is the bank's liability, okay. And the money which bank give as a loan, in terms of loan, it is considered to be as an asset of bank, क्योंकि किसी और से बैंक को इंटरेस्ट के साथ वो पैसे वापस मिलने वाले हैं, तो वो हो गया बैंक का एसेट, ठीक है। तो दिस इज बेसिक कंसेप्ट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। तो यहां पे हमने क्या देखा कि बैंक हमेशा जो इंटरेस्ट को चार्ज करती है, डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट होता है वो हमेशा लो रहता है लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट लगाया गया है उससे, ठीक है। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर मेन टॉपिक, दैट इज चेक एंड इट्स टाइप, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि चेक किस तरह से रहते हैं। यहाँ पे देखिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी किसी महिला को यहाँ पे एक चेक दे रहे हैं 51,000 रुपीज का, ठीक है। तो चेक के बारे में हम अभी टेक्निकल डिटेल्स समझेंगे, ठीक है। तो चेक में क्या होता है कि 3 पार्टीज होती है, ठीक है। तो पहली पार्टी है कि सेंडर, ठीक है। दूसरी पार्टी होती है बैंक, और तीसरी पार्टी होती है रिसिपिएंट, जिसको चेक मिला है, ठीक है। तो बेसिकली जो सेंडर होता है उसे बोलते हैं ड्रावर, ठीक है। और जिस बैंक का चेक है उसे बोलते हैं ड्रॉई बैंक, ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस टर्मिनोलॉजी। एंड थर्ड वन इज, जो रिसिपिएंट है उसको बोलते हैं पेई, ठीक है। जिसको चेक मिला है और जिसको पैसे मिलने वाले उस चेक के, उसको बोलते हैं पेई। सो दिस इज 3 पार्टीज ऑफ चेक। ओके, नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ चेक। चेक के कौन कौन से टाइप होते हैं? चेक के कौन कौन से टाइप होते हैं ये समझते हैं, ठीक है। सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ चेक ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉसिंग, ठीक है। हमारा चेक जो होता है उसके ऊपर जो क्रॉसिंग लगे होते हैं उस हिसाब से चेक के 3 टाइप होते हैं, ठीक है। तो पहला होता है नो क्रॉसिंग ओपन चेक बेयरर, ओके। उसमें क्या होता है कि जो चेक होता है उस पर कोई भी क्रॉसिंग नहीं होती, एंड दिस इज एनीवन हु प्रेजेंट कैन इन कैश फ्रॉम बैंक, ओके। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति मुझे ये चेक देता है जिसपे जो ओपन चेक है, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति वो चेक मुझसे छीन लेता है या मुझसे चोरी कर लेता है और वो अपने बैंक में जाकर डिपॉजिट करता है, तो वो पैसे उसको मिलेंगे, ठीक है। मतलब जो भी वो चेक जाके बैंक में रिप्रेजेंट करेगा उसी को उसका ओनर समझा जाएगा, उसे बोलते हैं ओपन चेक, ठीक है। अब समझते हैं कि क्रॉस चेक क्या क्या मतलब होता है। उसको बोलते हैं पेज अकाउंट ओनली,
ठीक है। तो इस प्रकार के जो चेक होते हैं उस पर लिखा होता है कि पे इज अकाउंट ओनली। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई लेट से कि मेरी सैलरी कोई दे रहा है इन टर्म्स ऑफ चेक, तो उसमें मेरा नाम लिखा होता है उस चेक पे। ठीक है। तो कोई अगर मुझसे वो चेक छीन के ले भी जाता है तो उसका कोई फायदा नहीं होगा उसे, क्योंकि उस चेक पे मेरा नाम लिखा हुआ है और उस चेक में, उस चेक से जितने भी पैसे मिलने वाले हैं, डिपॉजिट होने वाले, वो सिर्फ मेरे ही अकाउंट में हो सकते हैं, जिसे जिसे बोलते हैं क्रॉस चेक और पेज अकाउंट ओनली। ओके। सो इसके भी बहुत सारे सब टाइप है, लेकिन वो हमको जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो ये दो टाइप आपने समझ लिए ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉसिंग। इसमें आपको कोई डाउट है? अगर इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। ओके। कोई डाउट है क्या इसमें टाइप्स ऑफ चेक में? नो। ओके, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ चेक ऑन द बेसिस ऑफ टाइम लिमिट। ठीक है, हमने क्रॉसिंग के बेस पे दो चेक देख लिए, अभी देखते हैं टाइप्स ऑफ चेक ऑन द बेसिस ऑफ टाइम लिमिट। तो उसमें होता है पहला स्टेल चेक। स्टेल चेक का क्या मतलब होता है कि नॉट विदड्रॉन कैनॉट बी विदड्रॉन इन 3 मंथ्स। ठीक है। आज अगर मुझे किसी ने वो चेक इशू किया है तो मैं पैसे उस चेक से 3 महीने में उसको विड्रॉ नहीं कर सकता। जिस तारीख से, जिस तारीख को इश्यू किया गया है उस तारीख से 3 महीने पहले। ठीक है। आफ्टर 3 मंथ्स आई कैन विड्रॉ, बट बिफोर 3 मंथ्स आई कैन नॉट विड्रॉ द मनी। उसे बोलते हैं स्टेल चेक। ठीक है। सेकेंड वन इज पोस्ट डेटेड। पोस्ट डेटेड का क्या मतलब होता है? आफ्टर स्पेसिफिक डेट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई चेक देता है, समझ लो आज मुझे वो चेक देता है, ठीक है, लेकिन उसमें डेट है 31 दिसंबर 2020। ठीक है। और वो पोस्ट डेटेड चेक है, मतलब उसमें पोस्ट डेटेड चेक में जो डेट दी गई है उससे पहले मैं उस चेक को विड्रॉ नहीं कर सकता, उसके बाद ही मैं उस चेक को विड्रॉ कर सकता हूं। ठीक है। उसे बोलते हैं पोस्ट डेटेड चेक। ठीक है। और एंटी डेटेड चेक क्या होता है? ऑब्वियसली इट इज रिवर्स ऑफ पोस्ट डेटेड चेक। मतलब एंटी डेटेड चेक का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर डेट दी गई होती है उस चेक पे, उस डेट के पहले हमको उस चेक को विड्रॉ करना पड़ता है, मतलब उस चेक को जाके डिपॉजिट करना पड़ता है। ठीक है। अगर जो डेट वहां पे स्पेसिफाई की गई है एंटी डेटेड चेक में, उस डेट के बाद अगर मैं वो चेक लेके बैंक में जाऊंगा तो मुझे कुछ भी पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है। सो हियर आर द मेन 3 टाइप्स ऑफ checks on the basis of time limit. I hope you understand. Types of check on the basis of crossing and types of check on the basis of time limit. Okay. Now चेक को हमने समझ लिया। ठीक है। पेपर ऑर्डर का पहला टाइप हमने समझ लिया। तो दूसरे दो टाइप कौन से हैं? डीडी एंड ओडी। ठीक है। डीडी का मतलब क्या होता है? डिमांड ड्राफ्ट। और ओडी का मतलब क्या होता है? ओवर ड्राफ्ट। ठीक है, वो भी हम देख लेते हैं क्या है। तो चेक का हमने देख लिया, 3 पार्टीज है यहाँ पे। पहली तो है ड्रावर, मतलब जो सेंडर है, जो मनी सेंड कर रहा है। दूसरा है बैंक, जिस बैंक का जो चेक है वो। और थर्ड वन है पेई, मतलब जिसको चेक मिला है, रिसिपिएंट। ये 3 पार्टीज है। 3 टाइप्स ऑफ चेक कौन कौन से है? पहला तो स्टेल चेक है, पोस्ट डेटेड है और एंटी डेटेड है, राइट। और जो ओपन बेरर चेक है उसका क्या मतलब है कि नो क्रॉसिंग, एनीवन कैन इन कैश। ये तो हमने देख लिया। ठीक है। तो चेक के ऊपर आपने अगर ठीक से देखा होगा तो उसके ऊपर कुछ आईएफएससी कोड नाम का एक चीज होती है। ठीक है। सम ऑफ आप में से बहुत सारे लोग ये चीज जानते होंगे कि आईएफएससी कोड क्या होता है, लेकिन ठीक है, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनके लिए जो चेक होता है उस पे आईएफएससी मतलब इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड नाम का एक 11 अल्फा न्यूमरिक नंबर का एक कोड रहता है। ठीक है। और वो क्या दर्शाता है? इट इंडिकेट्स अ पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ पर्टिकुलर बैंक। ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे पिन कोड होते हैं अलग अलग एरिया के, वैसे ही हर बैंक का, हर ब्रांच का एक अलग से आईएफएससी कोड होता है। ठीक है। मान लो कि मुंबई में 2 अलग अलग एरिया में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 2 ब्रांचेस है, तो 2 ब्रांचेस के लिए अलग अलग उनका आईएफएससी कोड होगा। ठीक है। देन
उस पे चेक के ऊपर एक और प्रकार का कोड उस पे इम्प्रिंट किया गया होता है, उसे बोलते हैं माइकर कोड। ठीक है, तो आपने अगर उसको ऑब्जर्व किया होगा चेक को, तो आप समझ जाओगे कि चेक के ऊपर एक 9 डिजिट का कोड होता है, और वो कोड रिटन इन आयरन ऑक्साइड इंक। एक आयरन ऑक्साइड की इंक होती है, उससे उस कोड पे 9 डिजिट का कोई कोड लिखा होता है, उसको बोलते हैं माइकर कोड। तो ये माइकर कोड का क्या मतलब है कि माइकर कोड इसलिए होता है कि जब उसको स्कैन किया जाता है बैंक में, तो उससे चेक ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है। ठीक है, वो पर्टिकुलर कोड जब स्कैन मशीन उसको स्कैन करती है, तो वो ऑटोमेटिकली उसको क्लियर हो जाता है चेक। ठीक है, ठीक है। तो ये एनपीसीआई का चेक ट्रंकेशन सिस्टम क्या है, ये हम आगे देखेंगे। वी विल नॉट सी, अभी नहीं देखेंगे हम, वी विल सी इन नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, नाउ डिमांड ड्राफ्ट। ठीक है, तो हमारा जो चेक है, बैंक चेक है, तो उसके रिगार्डिंग एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी मेरे एम्प्लॉय को, फॉर एग्जांपल मैं किसी कंपनी का ओनर हूं और मेरे कंपनी में कोई व्यक्ति काम करता है, ठीक है, और उसको मैंने सैलरी देने के लिए मैंने उसको चेक दिया है 10,000 रुपए का, उसकी सैलरी। ठीक है, और मैंने कहा उस चेक को तुम ले जाके बैंक में डिपॉजिट करो, तुमको पैसे मिल जाएंगे। लेकिन अगर मेरे खुद के ही बैंक में, मेरे खुद के ही अकाउंट में उतने पैसे मौजूद नहीं हो, 10,000 रुपए भी नहीं हो, तो उस व्यक्ति को पैसे मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। तो उसे क्या बोलते हैं कि चेक बाउंस हो गया। ठीक है, मतलब जो अमाउंट उस चेक में लिखी गई है, जो सेंडर ने भेजी गई है, उस सेंडर के ही अकाउंट में उतने पैसे नहीं है, राइट? तो उसे बोलते हैं डिसऑनर ऑफ चेक। तो इस प्रकार से चेक क्या होते हैं, डिसऑनर हो सकते थे। इसी को ओवरकम करने के लिए डिमांड ड्राफ्ट का कंसेप्ट आया। ठीक है, सो डिमांड ड्राफ्ट कांट बी dishonored because sender has to pay amount beforehand to bank before the bank issued DD to him. ओके, तो चेक का क्या होता था कि चेक में कोई मैं अमाउंट लिख के किसी को भी देता था, और उसको वो व्यक्ति बैंक में जब डिपॉजिट करने जाएगा, तब उसे समझ में आता था कि अरे इस व्यक्ति के जिसने मुझे चेक दिया है वो तो चेक बाउंस हो गया, क्योंकि उस खुद के अकाउंट में उतने पैसे नहीं है, मतलब ये चेक फ्रॉड था। लेकिन डिमांड ड्राफ्ट का क्या होता है, अगर मैं डिमांड ड्राफ्ट डीडी किसी को देता हूं, तो इश्यू करने से पहले ही मैं मेरे अकाउंट से उतने पैसे डिडक्ट हो चुके होते हैं। ठीक है, मतलब सेंडर हैज टू पे अमाउंट बिफोर हैंड टू बैंक बिफोर द बैंक इशूड डीडी टू हिम। ओके, बैंक को डीडी इशू करने से पहले ही मेरे अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो चुके होते हैं। मतलब इस केस में चेक बाउंस होने का या फिर डिमांड ड्राफ्ट को बाउंस होने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, ओके। नाउ थर्ड वन इज ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का क्या मतलब होता है? सो फॉर एग्जांपल, अगर मेरा बैंक बैलेंस में मेरा जो बैंक बैलेंस है वो 0 हो जाए, उसमें एक भी रुपया ना बचे, ठीक है, स्टिल बैंक मुझे अलाउ करती है एक सर्टन अमाउंट के रुपीज विड्रॉ करने के लिए। ठीक है, उसे बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ठीक है, तो अगर आपके बैंक के खाते में सारे के सारे पैसे खत्म हो जाए, ठीक है, और उसके बाद भी आप कुछ पैसे विड्रॉ कर सकते हो, तो उसे बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ठीक है, तो ये फैसिलिटी हमारे प्रधानमंत्री जनधन जो अकाउंट है उसमें लोगों को दी गई है। ठीक है, कि अगर आपके अकाउंट में पैसे जीरो, आपका अकाउंट बैलेंस जीरो भी हो जाए, तो उसके बाद भी आप यू कैन विड्रॉ मनी एज मच एज 10,000 रुपीज इन सर्टन कंडीशन, उसे बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओके, सो ये हमने समझ लिया चेक के बारे में। ठीक है, तो यहां पे हमने बैंक मनी में क्या क्या देखा, पेपर ऑर्डर्स में चेक देखा, डिमांड ड्राफ्ट देखा, ओवरड्राफ्ट देखा। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर। दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ बैंक मनी। ओके, उसमें क्या आता है, NEFT एंड RTGS। ठीक है, ये क्या है? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड नेफ्ट एंड RTGS। सो चेक, डिमांड ड्राफ्ट एंड ओवरड्राफ्ट सबको समझ में आ गया? डू यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग चेक, डिमांड ड्राफ्ट एंड ओवरड्राफ्ट? ओके,
ओके, नो डाउट, ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एनईएफटी एंड आरटीजीएस, ठीक है। तो उससे पहले इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर को समझने से पहले एक कंसेप्ट हमको समझना है, वो है कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस। व्हाट इज कोर बैंकिंग सॉल्यूशन? ओके, तो पहले क्या होता था कि जब हम किसी बैंक के ब्रांच में अकाउंट खोलते थे, तो अगर हमको किसी को पैसे भेजने हैं या फिर किसी से पैसे रिसीव करने हैं, तो हमको जिस बैंक में हमने खाता खुलवाया है उसी बैंक में जाकर हमको पैसे डिपॉजिट करने पड़ते थे। अगर मेरा बैंक ऑफ इंडिया पनवेल की ब्रांच में मेरा अकाउंट है और मैं पुणे में अगर शिफ्ट हो गया हूं, तो मुझे पैसे ट्रांसफर करने के लिए बैंक ऑफ इंडिया पनवेल आना पड़ता था, ठीक है, वहां से पैसे ट्रांसफर करने के लिए किसी और को। लेकिन इस कमी को दूर करने के लिए जो हमारी सारी ब्रांचेस, सारे बैंक के ब्रांचेस को इंटीग्रेट करने के लिए जो बैंक ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नया कंसेप्ट लॉन्च किया, उसे बोलते हैं कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। इसका क्या मतलब होता है? इट इज बैंकिंग सॉफ्टवेयर विद द वेब प्लेटफॉर्म फॉर सेंट्रलाइज्ड डेटा मैनेजमेंट एंड ब्रांचलेस बैंकिंग। ओके, तो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन ये क्या है? एक प्रकार का बैंकिंग सॉफ्टवेयर है। और ये बैंकिंग सॉफ्टवेयर क्या करता है? उस बैंक के जितने भी ब्रांच है उन सबको कनेक्ट करता है और उन सबको इंटीग्रेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पनवेल के ब्रांच में मेरा अकाउंट है, तो अगर मैं पुणे में या फिर इंडिया के किसी भी कोने में जाता हूं और लेट से मैं कश्मीर में जाता हूं, तो कश्मीर में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो कोई भी वहां का ब्रांच रहेगा, श्रीनगर का ब्रांच लेट से, तो उस ब्रांच में जाकर भी मैं अपने पैसे विड्रॉ कर सकता हूं, या फिर मैं पैसे किसी को भेज सकता हूं, या फिर जो भी कोई और बैंकिंग सुविधा है, जैसे पासबुक को इम्प्रिंट करना होगा, या फिर मुझे अपना नंबर चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं अपना नंबर चेंज करना चाहूँ तो वो भी मैं उस ब्रांच से कर सकता हूँ। मेरा अकाउंट तो मैंने पनवेल की ब्रांच में खुलवाया था, लेकिन मेरे सारे काम कश्मीर के ब्रांच में भी हो सकते हैं। ये कैसे पॉसिबल हो पाया? दिस इज पॉसिबल ड्यू टू अ सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट इज कोर बैंकिंग सोल्यूशन। ठीक है, ये हर बैंक के पास होता है ये कोर बैंकिंग सोल्यूशन। ठीक है, ये कोर बैंकिंग सोल्यूशन किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का नाम नहीं है, इट इज अ प्लेटफॉर्म। ठीक है, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास उसका ई कुबेर नाम का एक कोर बैंकिंग सोल्यूशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये नाम काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आगे जाके आपको बहुत बार आपको आने वाला है। ठीक है, हमारे लेक्चर्स में ई कुबेर। तो ई कुबेर क्या है? ई कुबेर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कोर बैंकिंग सोल्यूशन का प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इट इनेबल्स कंज्यूमर्स टू ट्रांसफर और रिसीव मनी फ्रॉम एनी ब्रांच ऑफ द बैंक। ओके, तो यूपीएससी 2016 में एक क्वेश्चन आया था, आई वांट यू टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन राइट नाउ। ठीक है, ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म कोर बैंकिंग सोल्यूशन? ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ता हूं, आप भी आपकी स्क्रीन पे इस स्टेटमेंट को पढ़िए और आंसर को, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। So, what is meaning of the term core banking solution? It is networking of a bank's branches which enables customers to operate their accounts regardless of where they open their accounts. ये हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट। ठीक है, what is second statement? It is an effort to increase RBI's control over commercial banks through computerization. ये हो गया सेकंड स्टेटमेंट। और थर्ड स्टेटमेंट क्या है? इट इज अ डिटेल्ड प्रोसीजर बाय विच अ बैंक विथ ह्यूज नॉन परफॉर्मिंग एसेट इज टेकन ओवर बाय अनदर बैंक। ठीक है, तो ये तीन स्टेटमेंट है यहां पे। तो आई वॉन्ट यू टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आप चैट बॉक्स में उसका आंसर लिख लीजिए। संकल्प पंचाल ने यहां पे लिखा है ए। अदर्स प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। अगर गलत भी हो गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर ही दूंगा। ठीक है, हम तो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो जब पढ़ाई करते हैं तो गलत हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो 4 लोगों ने ये आंसर दिया है, उसमें से 3 लोगों ने अभी तक ए लिखा है और एक ने सी लिखा है। अदर्स
Please attempt this question. First one is, it is networking of bank branches which enables customers to operate their accounts regardless of where they open their account. Okay, B ठीक है. Oh, let us try to find out the answer. ठीक है, तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं. तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि इट इज नेटवर्किंग ऑफ बैंक ब्रांचेस विच इनेबल्स कस्टमर्स टू ऑपरेट देयर अकाउंट्स रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे ओपन देयर अकाउंट्स. ठीक है, तो कोर बैंकिंग सोल्यूशन के बारे में मैंने पहले बताया था. श्रीनगर और पनवेल का मैंने एग्जांपल लेके बताया कि अकाउंट आप किसी भी ब्रांच में खोलिए, लेकिन देश के किसी भी कोने में जाकर उस बैंक के किसी भी ब्रांच में जाकर उस अकाउंट को आप ऑपरेट कर सकते हैं. तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है, इट इज ट्रू. ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, इट इज एन एफर्ट टू इंक्रीज आरबीआई कंट्रोल ओवर कमर्शियल बैंक्स थ्रू कंप्यूटराइजेशन. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है. तो ये क्या कह रहा है कि आरबीआई का कंट्रोल, ये एफर्ट है, इसके जरिए आरबीआई अपना कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है कमर्शियल बैंक के ऊपर. ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है. सो ये स्टेटमेंट गलत है. ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट क्या है, इट इज अ डिटेल्ड प्रोसीजर बाय विच अ बैंक विथ ह्यूज नॉन परफॉर्मिंग एसेट इज टेकन ओवर बाय अनदर बैंक. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि किसी बैंक के नॉन परफॉर्मिंग एसेट बहुत ज्यादा हो गए तो ये एक प्रकार का प्रोसीजर है कि उस बैंक को दूसरी बैंक कैसे एक्वायर कर सकती है. ठीक है, तो ये भी गलत है. तो ये तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट के बारे में बोल रहा है, तो इसका कोई संबंध नहीं है. ठीक है, तो ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या है ये आपको शायद अभी मालूम नहीं है, लेकिन हम आगे जाकर उसको पढ़ेंगे. ठीक है, तो आंसर है ए, ओनली वन इज करेक्ट. ठीक है, सो ये हो गया क्वेश्चन रिगार्डिंग कोर बैंकिंग सॉल्यूशन. ओके, सो आई हैव अनदर क्वेश्चन फॉर यू. ठीक है, लेट मी, ओके, ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन है, यहां पे लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको ओरली वो क्वेश्चन पूछता हूं कि हमारे डेबिट कार्ड है, जो डेबिट कार्ड रहते हैं, ठीक है, उससे हम पेमेंट भी कर सकते हैं. तो डेबिट कार्ड फियाट मनी है या फिर लीगल टेंडर है? इज डेबिट कार्ड फियाट मनी और अ लीगल टेंडर? Please try to attempt this question in chat box. Debit card is a fiat money or a legal tender? संकल्प ने यहां पे सिर्फ आंसर दिया है कि फियाट मनी. अदर्स आपको क्या लगता है? ठीक है, एक और स्टूडेंट ने कहा है कि फियाट मनी. ओके, डेबिट कार्ड्स आर फियाट मनी और लीगल टेंडर? I want to everybody please attempt this question. गलत हो गया तो कोई बात नहीं. फियाट मनी है, लीगल टेंडर है, या दोनों में से कुछ भी नहीं है? क्या है? डेबिट कार्ड हमारे क्या है? फियाट मनी है क्या? लीगल टेंडर है क्या? ठीक है, आप में से 4 व्यक्तियों ने यहाँ पे फियाट मनी लिखा है. राजवीर मुंडे लिख रहे हैं लीगल टेंडर. ठीक है, ओके. तो इसका आंसर देने से पहले मैं फिर से एक बार आपको फियाट मनी और लीगल टेंडर का कॉन्सेप्ट फिर से थोड़ी ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करता हूं. तो फियाट मनी का क्या मतलब होता है? द मनी विच इज इशूड बाय अ पर्टिकुलर अथॉरिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री. ओके, तो फियाट मनी का मतलब क्या है कि अथॉरिटी ने किसी भी उसको इशू किया हो. तो मुगल काल के जो कॉइन्स है, जो मुगलों ने इशू किए गए, वो भी फियाट मनी है. जो हमारे ब्रिटिश का जो यूरो है, ब्रिटेन का जो पाउंड है, वो भी फियाट मनी है क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको इशू किया गया है. राइट, यूएस का डॉलर है, वो भी फियाट मनी है. ठीक है, वैसे ही जो हमारे चेक है, डीडी है, डिमांड ड्राफ्ट है, उससे भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं, तो वो भी फियाट मनी है क्योंकि ये सब हमारे गवर्नमेंट ने इशू किया है. ठीक है, तो बेसिकली जो डेबिट कार्ड है वो तो फियाट मनी है. राइट, बट द रियल क्वेश्चन इज इट लीगल टेंडर और नॉट? ठीक है,
सो लीगल टेंडर की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने? लीगल टेंडर वो है जो लीगली बाइंडिंग है एवरी ट्रांजैक्शन के लिए ऑल ओवर द कंट्री, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप सिंपली आप मुझे बताइए कि आप डेबिट कार्ड लेके आप कहीं पे शॉपिंग करने जाते हो, तो वहां का जो शॉपकीपर होता है वो आपको डिनाई भी कर सकता है। वो कह सकता है कि मेरे पास मशीन नहीं है तो मैं डेबिट कार्ड से पेमेंट नहीं ले सकता, आप कैश से ही मुझे दे दीजिए। ठीक है, मतलब डेबिट कार्ड क्या है? लीगल टेंडर नहीं है। लेकिन जब आप उसको कैश ऑफर करोगे तो क्या वो आपको डिनाई कर सकता है कि ये प्रकार के मनी में नहीं ले सकता? because cash is a legal tender as well as a fiat money. तो बेसिकली एवरी लीगल टेंडर इज अ फियाट मनी, लेकिन एवरी फियाट मनी इज नॉट अ लीगल टेंडर। ठीक है, समझ में आ गया? तो डेबिट कार्ड है वो फियाट मनी है, बट दैट इज नॉट अ लीगल टेंडर। एवरी बैंक मनी इज अ फियाट मनी। ओके, नो प्रॉब्लम, अगर गलत भी है तो कोई बात नहीं है। ठीक है तो every bank money is a legal fiat money, but it is not necessary that it will be a legal tender. ठीक है, तो मुझे एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं। US डॉलर ऑफ 10, ठीक है, $10 का जो नोट है US डॉलर का, इज इट लीगल टेंडर इन इंडिया? संकल्प पांचाल सेज नो। अदर्स, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का $10 का नोट इंडिया में लीगल टेंडर है क्या? नो, राइट, वेरी गुड। ठीक है, तो इसको प्लेस, जो पर्टिकुलर प्लेस है उसको भी हमको कंसिडर करना पड़ता है। ठीक है, अगर मैं ये कहता ₹10 US का नोट यूएस में लीगल टेंडर है क्या, तो उसका आंसर क्या होता? यस। लेकिन इंडिया में है क्या? इंडिया में इज इट लीगल टेंडर? नो। व्हाई? बिकॉज वी डू नॉट एक्सेप्ट और वी डू नॉट डू आवर ट्रांजेक्शन इन डॉलर, वी ओनली ट्रांजैक्ट इन रुपीज। ठीक है, तो वो यूएस के लिए लीगल टेंडर हो सकता है। तो US डॉलर फियाट मनी है क्या? इज इट फियाट मनी? $10 का US डॉलर का जो नोट है, इज इट फियाट मनी और नॉट? यस, राइट। तो वो फियाट मनी है क्योंकि वो यूएस की अथॉरिटी ने इशू किया गया है, लेकिन वो लीगल टेंडर नहीं है इंडिया में। वो लीगल टेंडर है ओनली इन यूनाइटेड स्टेट्स और जो भी अदर कंट्रीज है जहां पे US डॉलर चलता है। ठीक है, सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन लीगल टेंडर एंड फियाट मनी। ठीक है, ये आपको समझना है, इसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भी है। ठीक है, so this is it for today's lecture. Thank you everybody. I hope you understood all of the concept that we have studied in this lecture. Okay, next lecture में हम क्या देखेंगे? हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर है, ये पेपर ऑर्डर हमने देख लिया, चेक, डिमांड ड्राफ्ट एंड ओवरड्राफ्ट। जो इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर है उसमें हम नेफ्ट एंड आरटीजीएस क्या होता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उसके बाद में हम डिजिटल पेमेंट्स भी देखेंगे कि IMPS इंटरऑपरेबिलिटी प्रॉब्लम जो हमारे फोन पे है, गूगल पे है, वो कैसे यूज होता है, उसका बैकएंड में उसके क्या टेक्निकल डिटेल्स है वो भी हम जानेंगे। ठीक है, और उसके बाद में हम कैशलेस इकोनॉमी चार्म्स एंड चैलेंजेस देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद में हम नेक्स्ट टाइप ऑफ लास्ट इवोल्यूशन ऑफ मनी दैट इज क्रिप्टो करेंसी हम देखेंगे। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। You can leave this lecture here. Okay, so goodbye everybody, good night. Please start leaving this lecture. If you have any doubt you can ask, otherwise you can leave this lecture. Bye bye everybody, good night.